Good morning, students. Today we will start with chapter 2 of business studies. The name of the chapter is Principles of Management. See the second line written on the board. The name of the chapter is Principles of Management. Principles of Management क्या होते हैं? Principles of Management कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो मैनेजर्स को हेल्प करती हैं इन डिसीजन मेकिंग एंड फॉर्मिंग द पॉलिसीज़. ठीक है. We will be discussing the features and importance of principles of management later, but I thought that first I should tell you about these principles, then I'll go on to the importance and features. Okay, we have to discuss the principles given by two personalities. First such personality is Henry Fayol. Okay, this is the first personality. He was a person who gave the principles of management. He gave 14 principles of management. How would you remember how many principles he has given? F से फेयोल. हेनरी इतना नहीं बोला जाता, फेयोल ही बोला जाता है. फेयोल के प्रिंसिपल. एफ से फेयोल, एफ से 14. ही हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल्स कि अगर मैनेजर्स इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क है दैट विल गो ऑन स्मूथली एंड दे विल बी एबल टू फॉर्म द बेस्ट पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. So you can see these are the 14 principles written over here. Division of work and specialization. Second is authority and responsibility. ऐसे ऐसे करके we have 14 principles in total. Today we will discuss all of these. You're required to listen to all of these very carefully. The case study can be given on any of these. Case study दी जा सकती है, कोई भी principle पूछा जा सकता है, or you are given a very prominent question to identify the principle of management. इनके बारे में एक description दे दी जाएगी कि this is there. Which principle of management is this? You will have to identify कि किस principle की बात की गई है. ठीक है, चलो let us begin. The very first principle is division of work and specialization. Division of work and specialization का मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल काम जो है उसको छोटी छोटी टास्क में, छोटी छोटी जॉब्स में डिवाइड कर लेना चाहिए. जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जो काम करना है उसको छोटी छोटी जॉब्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, और जो ट्रेन स्पेशलिस्ट है, जो इनको काम करने में कॉम्पिटेंट है, जो लायक है, इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब. अब अगर काम जो है काबिलियत के हिसाब से दिया जाएगा और एक वो एम्प्लॉय उस काम को बार बार करेगा, देन व्हाट वुड बी द रिजल्ट? हर जो पर्सन है वो क्या बन जाएगा? स्पेशलाइज्ड बन जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू फ्योल, द main objective of division of work is to produce more and better work for the same effort. Specialization is the most efficient way to use the human effort. सबसे अच्छा तरीका होता है ह्यूमन एफर्ट को यूज़ करने का कि स्पेशलाइजेशन जनरेट हो. तो सबसे पहले क्या करना है? काम को छोटी छोटी जॉब्स में डिवाइड करना है और हर पर्सन को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो काम दे देना है. और वो पर्टिकुलर काम को जब एक एम्प्लॉय बार बार करेगा तो वो उसमें क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज्ड हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड प्रिंसिपल इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है? अथॉरिटी मीन्स द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देने का हक किसी के पास होना, और ऑब्टेन ओबीडियंस, और सब उसकी बात मानेंगे. दिस इज़ नोन एज अथॉरिटी. ठीक है. और सेकंड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द जॉब असाइन ऑन टाइम. जिम्मेदारी कि काम जो आपको दिया गया है वो आपको स्पेसिफिक टाइम में पूरा करना है. तो मैनेजर्स रिक्वायर अथॉरिटी कॉमेंसुरेट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये तो इन दोनों की डेफिनेशन है. इन दोनों के बारे में फ्योल क्या कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को जितनी अथॉरिटी दी जाती है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जानी चाहिए. जितना उसको राइट टू गिव ऑर्डर दिया जा रहा है उतनी ही ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क दिए जाने चाहिए. अब इस प्रिंसिपल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, कि अथॉरिटी जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर क्यों होनी चाहिए? व्हाट हैपन्स व्हेन अथॉरिटी इज़ मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो आप लोग सोचो इस चीज़ को कि किसी को अगर अथॉरिटी दे दी जाए, राइट दे दिया जाए, राइट टू गिव द ऑर्डर्स, लेकिन उसको कोई काम ना दिया जाए तो व्हाट विल हैपन? वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा क्योंकि काम है नहीं कुछ करने को.
तो अथॉरिटी का मिसयूज़ होगा. व्हेन अथॉरिटी इज़ मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर विल बी मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी. और सेकंड केस, जब अथॉरिटी नहीं दी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, कोई काम दे दिया है करने को लेकिन उससे रिलेटेड अथॉरिटी नहीं दी है. जैसे एक एम्प्लॉई है, उसको बोल दिया कि तुम्हें प्रोडक्शन करना है लेकिन टूल्स यूज़ करने की अथॉरिटी नहीं दी है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे दी उसको और जिसके लिए अथॉरिटी चाहिए थी वो दी नहीं. व्हाट विल हैपन, वो अपना काम नहीं कर पाएगा. और काम नहीं कर पाएगा को हम बोलते हैं, काम पूरा ना कर पाना इज़ इनइफेक्टिवनेस. याद है, इफेक्टिव होता है काम पूरा करना और इनइफेक्टिव हो गया काम पूरा ना कर पाना. तो सेकंड केस, व्हेन अथॉरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन व्हाट विल हैपन, the employee would be ineffective in this case if authority is less than responsibility. ठीक है. तो कहते हैं Fayol says कि there should be a balance between authority and responsibility. The next principle is principle of discipline. Discipline is the obedience to organizational rules and employment agreement which are necessary for the working of the organization. डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उनको मानना, और जो कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट पे जिस पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों ने साइन किया उसकी सारी बातों को मानना. डिसिप्लिन में क्या चाहिए होता है, डिसिप्लिन में चाहिए होता है कि सभी गुड सुपीरियर्स हों, सभी लेवल्स पे क्लियर और फेयर एग्रीमेंट हो, और अगर कोई भी डिसिप्लिन को तोड़े उसके लिए जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़ हो, मतलब स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन हो पेनल्टी का. जो डिसिप्लिन को तोड़े उसके लिए पेनल्टी होनी चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब दोनों के लिए है, वर्कर के लिए भी और मैनेजर्स के लिए भी. वर्कर्स के लिए क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को माने, और वर्कर्स के लिए और सुपीरियर्स के लिए क्या है, मैनेजर्स के लिए, कि अगर मैनेजर्स ने कुछ प्रॉमिस किया है तो वो उसको पूरा करें. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ अ मैनेजर हैज़ प्रॉमिस्ड हिज एम्प्लॉयज़ कि अभी बहुत ज़रूरत का टाइम है, अभी मतलब ओवर टाइम कंपनी को करने की ज़रूरत है, तो एम्प्लॉयज़ अपना ओवर टाइम दें, और जब ऑर्गेनाइजेशन को सेल्स होंगे, रेवेन्यू आएंगे, तो बोनस जो है वो दिया जाएगा. अब मैनेजर ने यहाँ पे प्रॉमिस कर दिया एम्प्लॉयज़ को कुछ, लेकिन जब टाइम आया एक्चुअली में बोनस देने का तो मैनेजर अपनी बात से मुकर गया. तो अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अपनी बात से मुकर जाना इज़ द वायलेशन ऑफ डिसिप्लिन. तो वर्कर को और मैनेजर दोनों को डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है. डिसिप्लिन का प्रिंसिपल ये कहता है. ठीक है. हेयर डिसिप्लिन वुड मीन दैट वर्कर्स एंड मैनेजमेंट वुड बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट. दोनों अपने अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से कमांड मिले. अगर एक सुपीरियर को एक सबॉर्डिनेट को एक से ज़्यादा सुपीरियर से कमांड मिलेगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा. ठीक है. जैसे एक एम्प्लॉय है, उसको प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला कि तुम अभी के अभी जाकर रॉ मटेरियल लेकर आओ, लेकिन जो सेल्स मैनेजर है वो कह रहा है कि इधर आओ और मुझे सेल्स करने में हेल्प करो. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही एम्प्लॉय को दो सुपीरियर से कमांड मिल रही है, तो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ फेयोल, there should be one and only one boss or superior for every individual employee. Each employee in an organization should receive orders from one superior only. ठीक है. ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर. अगर ड्यूअल सबॉर्डिनेशन होगा, ड्यूअल सबॉर्डिनेशन मतलब एक सबॉर्डिनेट के ऊपर दो सुपीरियर हैं, तो फिर उससे कन्फ्यूजन हो जाएगी. ठीक है. ये जो प्रिंसिपल है ये किससे मिलता है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से. मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में आपने देखा है मिलिट्री में एक ऑर्डर दिया जाता है और सभी एम्प्लॉयज़ उसको फॉलो करते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. If an employee gets order from two or more superiors at the same time, the principle of unity of command is violated. अगर एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा सुपीरियर से कमांड मिलती है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा. ओके. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है, हमने डिस्कस किया ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, सेल्स डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो सबको अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं करने, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है. ये नहीं सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. सभी को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल वो पूरा करना. तो प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ, मार्केटिंग के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, मतलब सभी डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे. ये इस प्रिंसिपल का मतलब है. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन स्टेट्स दैट all the units of an organization should be moving towards the same objectives through which force,
कोऑर्डिनेशन, थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स, ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वन हेड एंड वन प्लान। इसका मतलब है वन हेड यानी एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, और वन प्लान मतलब एक ही प्लान होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करना। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। दिस एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होगा, सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें यूनिटी ऑफ एक्शन होगा और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि हम लोग जो है डिफरेंस देखें बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इन दोनों का क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर अराइजिंग आउट ऑफ ऑल दीज प्रिंसिपल्स, वी विल डिस्कस देम लेटर, बट लेट मी फर्स्ट जस्ट गिव यू द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल द प्रिंसिपल्स, फिर उसके बाद इनके बीच में डिफरेंस भी बताऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन होता है छोड़ना इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है एम्प्लॉय का इंटरेस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है वो क्या चाहता है, ठीक है। और जनरल इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहते हैं। इंडिविजुअल यहाँ पे एम्प्लॉय को बोला गया है और जनरल यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया है। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर वर्कर जो है, मान लो फॉर एग्जांपल वर्कर जो है वो चाहता है कि वर्कर मे वांट टू गेट मैक्सिमम सैलरी while working for less time, and organization wants maximum output from the employees at a competitive salary, ठीक है। यही होता है, वर्कर ज़्यादा सैलरी कम काम चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा काम कम सैलरी चाहती है। तो एम्प्लॉय कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट है वो छोड़ दिए जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पूरा किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्यों होना चाहिए ऐसा, बिकॉज जो क्यों ऐसा किया गया है कि लार्जर इंटरेस्ट जो जनरल इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को। दिस इज सो बिकॉज लार्जर इंटरेस्ट ऑफ वेरियस शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर जैसे वर्कर्स, ओनर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, सोसाइटी, ये सब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ एक एम्प्लॉयज़ की मर्जी के लिए सभी के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन वर्ड का मतलब होता है सैलरी, ठीक है। तो फ्योल क्या कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ का जो रेम्यूनरेशन है वो जस्ट होना चाहिए, यानी न्याय भरा होना चाहिए, इक्विटेबल यानी बराबर होना चाहिए। एक काम के लिए चाहे वो किसी भी मतलब कह लो जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, किसी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ शुड बी जस्ट and equitable so as to give maximum satisfaction to both the employees and the organization। remuneration ऐसा होना चाहिए जो employees और organization दोनों को satisfaction दे। और एम्प्लॉयज़ का जो रेम्यूनरेशन है वो डिसाइड करते वक्त क्या ध्यान देना चाहिए कि जो मतलब जैसे कितना रेम्यूनरेशन देना है, इसको डिसाइड करते हुए बेसिकली दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला कि एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस और सैलरीज विच वुड गिव देम एटलीस्ट अ रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि एम्प्लॉयज़ को एक रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा कर सकें। और सेकेंड थिंग है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो रेम्यूनरेशन ऐसा होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी के अंदर हो, वो दे पाए ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं, ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता किसी को ऑर्डर देना, वो वाला ऑर्डर नहीं है। वो वाला ऑर्डर की बारे में यहाँ पे बात हो चुकी है, यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में। कमांड, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब होता है हर चीज़ के लिए अपनी सही जगह। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हर कह लो लोगों के लिए और मटेरियल के लिए एक सूटेबल प्लेस होनी चाहिए, और उन एम्प्लॉयज़ को, उन चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर ही रखा जाना चाहिए। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, समझ आया। अकॉर्डिंग टू फ्योल पीपल एंड मटेरियल्स मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है कि सभी एम्प्लॉयज़ अपनी अपनी जगह पे हों, सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हों। सपोज़ सुबह काम करने का टाइम हुआ, 9 o'clock हुए, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए,
अब वो काम उन्होंने करना स्टार्ट करना है, बट दे आर नॉट फाइंडिंग द मटेरियल, द मटेरियल, रॉ मटेरियल एंड द इक्विपमेंट्स जो भी उनको चाहिए वो प्रॉपर प्लेस पे नहीं है। क्या करेंगे फिर? वो ढूंढने लग जाएंगे, तो ढूंढते फिरेंगे, सबसे पूछेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जितना आउटपुट वो जनरेट कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका टाइम वेस्ट हो गया। तो हम कहते हैं टू जनरेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, दोनों चीज़ें, लोग भी, पीपल भी, एंड द मटेरियल्स मस्ट बी सूटेबल, मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस, ठीक है, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। लोग भी अपनी जगह पे होने चाहिए और जो मटेरियल है वो भी अपनी जगह पे होना चाहिए। लोग भी अपनी जगह पे क्यों होने चाहिए? मैनेजर को किसी से बात करनी है, मैनेजर उसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के केबिन में फ़ोन मिलाएगा या फिर वहाँ पर जाएगा खुद देखने के लिए। वहाँ पे अगर वो नहीं है, उसको ढूंढने का टाइम वेस्ट होगा। इन छोटी छोटी बातों से ऑर्गेनाइजेशन का अ लॉट ऑफ टाइम गेट्स वेस्टेड। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। आई एम अगेन रिपीटिंग, ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड। कमांड के बारे में यहाँ पे बात हो चुकी है। ऑर्डर मीन्स appropriate place for all the people and all the material in the organization so as to get the maximum efficiency. The next principle is centralization and decentralization, ठीक है। अब दो वर्ड्स का मीनिंग जानने की ज़रूरत है। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो टॉप अथॉरिटीज़ के पास है, कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, इसका हक जो है वो ऊपर की जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, उसके हाथों में है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अथॉरिटी ने अपने हाथ में नहीं रखा हुआ डिसीजन मेकिंग, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बांट दिया है। एम्प्लॉयज़ खुद ही डिसीजन ले रहे हैं, या कह लो जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वही सारे डिसीजन ले रहा है, टॉप नहीं ले रहा। तो स्टैंडर्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग authority by the top management is called centralization, whereas its dispersal among more than one person is known as decentralization. तो फ्योल कहते हैं कि फ्योल कहते हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड या कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकती। देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ती है तब डिसेंट्रलाइजेशन होता जाता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटी है तो उसमें सेंट्रलाइजेशन फिर भी होता है कि चलो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ही ले रही है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे डिसेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती जाती है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू फ्योल, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ कंप्लीट बैलेंस बिटवीन कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड नीदर बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस अभी करना है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, टू डिफरेंसेस आर देयर। एक तो ये इनके बीच का डिफरेंस और एक इनके बीच का, इन दोनों वर्ड्स का अभी हम करेंगे। नेक्स्ट है स्केलर चेन। द नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर भी होते हैं और सबऑर्डिनेट भी होते हैं। तो फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट रैंक टू लोएस्ट रैंक्स आर नोन एज स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन जैसे कि ये डायग्राम देखो, ए सुपीरियर अथॉरिटी है, एल उससे नीचे, एम उससे नीचे, एन उससे नीचे, ओ उससे नीचे। ये एक डिपार्टमेंट है, ऐसे ये दूसरा डिपार्टमेंट है। तो स्केलर चेन रेफर्स टू चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और सभी मैनेजर्स को और सबऑर्डिनेट्स को इस चेन को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, फिर उसकी टीचर है, देन कोऑर्डिनेटर है, देन वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। अगर एक स्टूडेंट को कुछ प्रिंसिपल तक पहुंचाना है तो वो सीधे बात नहीं कर सकता, वो पहले टीचर से बात करेगा, टीचर कोऑर्डिनेटर से, कोऑर्डिनेटर वाइस प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल से। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने सुपीरियर से सीधे बात नहीं कर सकते। तो फ्योल कहते हैं दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कि अगर कम्युनिकेशन करना ही है तो इसी लाइन में ही होगा। कोई भी नीचे वाला पर्सन स्ट्रेट अवे ऊपर वाले से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। हाउएवर, इसमें अब एक प्रोविज़न है कि अगर बहुत इमरजेंसी है, मान लो इस डिपार्टमेंट के इस पर्सन को, डी को, मान लो एन से बात करनी है इस डिपार्टमेंट के बंदे से, तो वैसे ये जो कम्युनिकेशन है वो ऐसे होना चाहिए कि पहले ऐसे गया, यहाँ से डी से सी, सी से बी, बी से ए,
यहाँ तक बहुत पहुँचाई जाए कि इस डिपार्टमेंट के इस बंदे को इस डिपार्टमेंट के इस बंदे से क्या बात करनी है, पहले यहाँ से यहाँ जाया जाए, फिर ये नीचे आएगा। लेकिन अगर बहुत इमरजेंसी है तो एक शॉर्टर रूट का यूज़ किया जा सकता है। उस शॉर्टर रूट को हम कहते हैं गैंग प्लैंक। This is a shorter route and has been provided so that the communication is not delayed in case of emergency. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज गैंग प्लैंक, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ गैंग प्लैंक, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट दैट दिस इज़ अ शॉर्टर रूट एंड हैज़ बीन प्रोवाइडेड सो दैट कम्युनिकेशन इज़ नॉट डिलेड इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसी तरीके से अगर डी को मान लो ए से सीधे बात करनी है तो वहाँ पर भी गैंग प्लैंक जो है वो अप्लाई होता है। गैंग प्लैंक ऐसे भी अप्लाई हो सकता है और ऐसे भी अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे अगर डी को ए से बात करनी है, जैसे ये अगर कोई सबऑर्डिनेट है और उसको सुपीरियर जो टॉप मोस्ट सुपीरियर उससे बात करनी है, तो गैंग प्लैंक के थ्रू, इमरजेंसी है अगर इतना टाइम नहीं वेट कर सकते कि पहले डी सी को बताए, सी बी को बताए, बी ए को बताए, तो उस केस में शॉर्टेस्ट रूट का यूज़ किया जा सकता है। ये शॉर्टेस्ट रूट कभी भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में फेयरनेस होनी चाहिए, सभी एम्प्लॉयज़ को इक्वली और फेयरली ट्रीट करना चाहिए। देयर शुड बी काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स टुवर्ड्स द वर्कर्स। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, बिलीफ, नेशनैलिटी, कास्ट। किसी भी तरीके से एम्प्लॉयज़ में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दिस इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इससे कॉर्डियल रिलेशन, अच्छे रिलेशन होंगे मैनेजर्स और वर्कर्स में, और एम्प्लॉयज़ लॉयल रहेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ठीक है। मतलब सेम काम के लिए इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, सेम काम के लिए, हर चीज़ के लिए एम्प्लॉय में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। स्टेबिलिटी का मतलब होता है रहना ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। इस प्रिंसिपल के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को अगर एक बार सिलेक्ट कर लिया जाए एक पोस्ट पे, एक पोजीशन पे, तो उनको एक मिनिमम फिक्स टेन्योर, मिनिमम टाइम पीरियड के लिए सेलेक्ट रखना ही रखना चाहिए। उनसे अगर कोई गलती हो जाए तो ये नहीं है कि उन्हें निकाल देना चाहिए। इससे क्या होगा, उनको एक स्पेसिफिक कह लो कुछ टाइम मिलेगा रिजल्ट शो करने के लिए। फ्यूल कहते हैं कि जो लेबर टर्नओवर, आपको बताया था ना मैंने, लेबर टर्नओवर यानी एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ के ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का रेट, दिस शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ फटाफट ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाएं और स्टेबल रहें ऑर्गेनाइजेशन में। उनको टाइम दिया जाना चाहिए अपने रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए, ठीक है। अगर एम्प्लॉयज़ बार बार छोड़ के जाएंगे तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के अंदर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनमें एक सेंस ऑफ जो इनसिक्योरिटी है वो बढ़ जाएगा कि यहाँ पे तो कोई टिक ही नहीं रहा है। फिर वो भी छोड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, और बार बार ऑर्गेनाइजेशन अगर एम्प्लॉयज़ छोड़ेंगे तो फिर रिक्रूट करना नए एम्प्लॉयज़ को, उनको सेलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सब कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव होता है टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। अपनी तरफ से एक स्टेप लेना, जैसे क्लास में कोई टीचर बोले कि कौन ये वाला काम करेगा, ठीक है, तो कोई एक स्टूडेंट जब आगे आता है तो हम बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने क्या लिया है, इनिशिएटिव लिया है। इट इज़ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी। किसी चीज़ को सोचना और उस प्लान को कैरी आउट करना अपनी लिमिट्स में रहते रहते। अकॉर्डिंग टू फ्यूल कहते हैं वर्कर शुड बी एनकरेज्ड टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। वर्कर को एनकरेज करना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ सजेशन, कुछ ना कुछ प्लान्स लेके आते रहें ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। जैसे कोई भी सजेशन, जैसे अब सब कुछ बॉस नहीं सोच सकता, बहुत सारी चीज़ें सबऑर्डिनेट्स को भी वो कोई सजेशन दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। तो इनिशिएटिव कहते हैं, फ्योल ये भी कहते हैं कि इनिशिएटिव को एनकरेज करना चाहिए। एनकरेज मतलब ये नहीं है कि एक जो एम्प्लॉय है, पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, वो अगर कुछ इनिशिएटिव दे रहा है तो उसको मैनेजर कोई पहचान ही ना दे, उसके लिए क्लैपिंग करवा देनी चाहिए या नाम लेना चाहिए कि देखो ये पर्सन हमेशा कुछ ना कुछ सजेशन देता है। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड रहेगा और आगे भी अपने जो कह लो सजेशंस है वो देता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज एस्पिरिट डी कॉप्स। एस्पिरिट डी कॉप्स का मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ।
According to Fayol, management should promote a team spirit of unity and harmony among the employees to realize organizational objectives. Managers को हमेशा team spirit में बात करनी चाहिए, unity की बात करनी चाहिए. A manager should replace the word I with the word we in all his conversations with workers to foster the team spirit. टीम स्पिरिट बनानी चाहिए हमेशा हमेशा बार बार मैनेजर को ये शो करना चाहिए कि हम एक पूरी टीम है. अगर कोई एक एम्प्लॉय बीमार भी हो जाता है तो बाकियों को उसका गोल आपस में बांट देना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो पूरा हो. इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक टीम स्पिरिट रहती है. अगर टीम स्पिरिट में रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेंथ रहेगी. इससे एम्प्लॉयज़ में म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, कोऑर्डिनेशन होगा और जो मैनेजर्स हैं उनको लाइक कह लो कि अगर वो टीम स्पिरिट को प्रमोट करते हैं तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आसानी से अचीव हो जाएंगे. ठीक है, टीम स्पिरिट से काम करना चाहिए. दिस वॉज ऑल अबाउट द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल. जो डिफरेंसेस मैंने बोले दैट आई विल ब्रिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, फ़िलहाल लेट मी गिव यू द ग्लिम्पसेस ऑफ ऑल दीज प्रिंसिपल्स और प्रिपेयर योर नोट्स अबाउट ईच एंड एवरी प्रिंसिपल. आपको ये पता होना चाहिए कि हर प्रिंसिपल में किस चीज़ के बारे में बात की गई है. किसके प्रिंसिपल्स हैं ये? हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल, फोर्थ प्रिंसिपल, फिफ्थ प्रिंसिपल, इक्विटी. सी, दोनों सेम काम करते हैं फिर भी जो मैनेजर है ही इज़ पेइंग मोर टू द फीमेल एम्प्लॉय एंड लेस टू द मेल एम्प्लॉय. तो यहाँ पे द वर्कर इज सेइंग कि वी डू द सेम जॉब देन वाई दिस पार्शियलिटी. दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. ट्वेल्थ प्रिंसिपल, 13 and 14.